Hello everyone, this is Thanasri Chaugle and you're watching Ganga Education. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to start a new topic, that is the Sale of Goods Act 1930. This video will be in English as well as in Hindi, and we will discuss the introductory part of the Sale of Goods Act and its importance. Before moving further, I would like to request you to subscribe my channel as well as like my videos if you really like it. So without further delay, let's get started. Firstly, we will see the importance of the Sale of Goods Act 1930 from the point of views of various examination. BBA LLB or BA LLB honors or 5 years BLS LLB. There is a one topic, one subject, that is business laws or contract paper 2, and the Sale of Goods Act 1930 is a part and parcel of that syllabus. In that we will discuss in detail the Sale of Goods Act 1930, general formation of a contract of sale, conditions and warranties, effects of contract, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो जिसमें एलएलबी का कोर्स है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर 2 ये पेपर हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसमें दिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये पार्ट ऑलवेज रहता है। तो एलएलबी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने रैंडमली कोई भी एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाया है, जिसमें लॉ का सिलेबस उठाया, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि सेल ऑफ गुड्स के कंसेप्ट यहाँ पे भी दिए हुए हैं। जैसे द कंसेप्ट ऑफ सेल एज अ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस एंड वारंटीज आल्सो मेंशन हियर, caveat emptor, delivering transfer of property, transfer of title and passing of risk, means all the essential ingredient of the Sale of Goods Act is mentioned here. दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट जस्ट एलएलबी के सिलेबस में ही इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स इसमें भी ये इंक्लूडेड है। सेमेस्टर 5th के लिए ये पूछा जाता है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेपर 1, इस सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं और सेल ऑफ गुड्स इसमें भी मेंशन किया हुआ है अंडर यूनिट 3, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें भी सारे डिटेल प्रोविजन हैं जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो बीकॉम के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। If we go through the syllabus of chartered account, then there is also one subject, that is business law and business correspondence and reporting. In that also the Sale of Goods Act is mentioned. In that, a formation of contract of sale, conditions and warranties, transfer of ownership and delivery of the goods, unpaid seller and his rights are mentioned. We will discuss in detail in next upcoming videos. अगेन इफ़ वी टॉक अबाउट जुडिशरी, इंडिया के हर एक जुडिशरी एग्ज़ाम में कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेंशन रहता ही है, उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। ये सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास महाराष्ट्र प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट ये मेंशन किया हुआ है। ये मेंस एग्ज़ाम के लिए भी रहता है। ये बस महाराष्ट्र जुडिशरी के हिसाब से ही इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि इंडिया के सारे जुडिशरी एग्ज़ाम जो होते हैं ये सभी में ही इंक्लूडेड होता है। Again, there are various diplomas in mercantile law or certificate course in mercantile law in which the Sale of Goods Act 1930 is part and parcel. The Sale of Goods Act is not only important from the perspective of the examination, but it is also important for all practicing lawyers, as well as the person who want to practice in corporate field must have knowledge of the Sale of Goods Act. ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के ऊपर वीडियो सीरीज़ होने वाली है वो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ये एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं या एक एग्ज़ामिनेशन उन्होंने दे चुकी है, जैसे एलएलबी कर चुके हैं और उनको चार्टर्ड अकाउंट की एग्ज़ामिनेशन देनी है, या मर्केंटाइल लॉ के ऊपर उनको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना है, तो वो भी ये वीडियो सीरीज़ के थ्रू अपना नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं या डिटेल इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं।
हम ये हमेशा देखते हैं कि जो पर्सन ने बीकॉम किया हुआ है वो चार्टर्ड अकाउंट की एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड होता है, उनको मर्केंटाइल लॉ भी होते हैं, कॉरपोरेट लॉज होते हैं, तो वो लोग एलएलबी में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो बीकॉम एलएलबी ये भी कर सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंट भी हो सकते हैं। अगेन जुडिशरी के लिए तो ये है ही है इम्पॉर्टेंट, और बाकी एग्जामिनेशन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए नहीं हैं वो भी आप अपना अपना सिलेबस देख के उनके लिए भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप मेंशन भी करें कि ये और कौन कौन सी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चले हम देखते हैं अब इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। The law of sale of goods is an important branch of mercantile law as it touches not only commercial but economical and social life of the country. The Sale of Goods Act 1930 contained 7 chapters and total 65 sections. Arrangement of sections are as follows. Chapter 1st, that is preliminary. Section 1st, short title, extent and commencement, definitions and application of provisions of Act 9 of 1872. Chapter 2nd speaks about formation of contract, the price, condition and warranty. Chapter 3 speaks about effect of contract, transfer of property as between seller and buyer, transfer of title. Chapter 4 speaks about performance of contract. Chapter 5 speaks about rights of unpaid seller against the goods, unpaid seller's lien, stoppage in transit, transfer by buyer and seller. Chapter 6 speaks about suit for breach of contract, and Chapter 7 speaks about miscellaneous. This act is borrowed from the English Sale of Goods Act 1863. Prior to the act, the law of sale of goods was contained in Chapter 7 of the Indian Contract Act 1872 from section 76 to 123. But in 1930, these provisions are repealed and replaced by the Sale of Goods Act 1930. This act is enacted on 15th March 1930 and effected from 1st July 1930. The date mentioned here are very important from the perspectives of the judiciary examination. The object of the Sale of Goods Act 1930 is an act to define and amend the law relating to the sale of goods, whereas it is expedient to define and amend the law relating to the sale of goods. It is hereby enacted as follows. Chapter 1st, Preliminary. Section 1, Short Title, Extent and Commencement. This act may be called the Sale of Goods Act 1930. The word Indian omitted by Act number 33 of 1963, Section 2, with effect from 22nd September 1963. It means before 1963, the name of this act was the Indian Sale of Goods Act 1930, but the word Indian was omitted by amendment. This act extends to whole India except the state of Jammu and Kashmir. It shall come into force on 1st day of July 1930. जुडिशरी के एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनैक्टमेंट कब हुई है और इफ़ेक्ट्स में कब आए हैं ये जानना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं कि जिस दिन से बना है उसी दिन से वो एक्ट एनफोर्स भी किया जाता है, बट कोई कोई लॉज ऐसे भी होते हैं कि कोई एक दिन पे बनता है और कुछ दिनों बाद वो एनफोर्समेंट में आते हैं। तो ये सेल ऑफ गुड्स के बारे में भी हम जाने तो ये एक्ट बना है मार्च में और 1 जुलाई से ये एनफोर्समेंट हुआ है। सो डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। अपकमिंग वीडियोस में हम इन डिटेल प्रोविजंस देखेंगे, सभी चैप्टर्स सभी सेक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस इफ़ यू रियली लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।